नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा है अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम कंप्यूटर का परिचय और इतिहास देखेंगे, जो कि तीसरी यूनिट से लिया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र है ये, और कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर किसे कहते हैं और कंप्यूटर का क्या इतिहास रहा है, ये देखेंगे। आप सभी लोग कंप्यूटर से भली बात परिचय होंगे, क्योंकि आज का युग है उसमें बिना कंप्यूटर की जानकारी के लिए आप बिल्कुल नगण्य कोटि में गिने जाएंगे। इसीलिए हिंदी में कंप्यूटर का क्या योगदान है, इसको आपके सिलेबस में डाला भी गया है, क्यों जिससे आपको कंप्यूटर की जानकारी होने के साथ साथ आप हिंदी में क्या क्या और कार्य कर सकते हैं कंप्यूटर के ज़रिए, वो सीखने में मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। यद्यपि प्रारंभ में कंप्यूटर का उपयोग विशेषतः गणनात्मक कार्यों के लिए किया जाता था, परंतु अब इसका कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ गया है। अतः कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो दिए गए निर्देश समूह के आधार पर सूचना को संसाधित करती है। इन निर्देशन समूह को प्रोग्राम कहते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर केवल एक गणक कैलकुलेटर ही नहीं, बल्कि यह गणितीय सभी प्रकार की सूचना को संसाधित करने वाला उपकरण है। कंप्यूटर की प्रमुख तकनीकी कार्य। कंप्यूटर के प्रमुख कार्य 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 है डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा का संसाधन, डेटा इंफॉर्मेशन का निर्गम या पुनर्निर्गमन। ये डेटा लिखित, मुद्रित, श्रव्य, चाशुत, आरेखित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। कंप्यूटर की क्रिया विधि का आधार उसकी केंद्रीय संसाधन एकन होती है, जो मूलतः निम्न 3 प्रकार से कार्य करती है। दोस्तों देखिए, आपने अक्सर कंप्यूटर के क्षेत्र में सीपीयू कहते ज़रूर सुना होगा, हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन अगर आज आप देखिए उसका हिंदी शब्द जान रहे हैं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय संसाधन एकक। इसको हिंदी सीपीयू को हिंदी में केंद्रीय संसाधन एकक कहा जाता है। नंबर 1 है अंकगणितीय परिकलन, जैसे योग, जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि करना हम कंप्यूटर के द्वारा करते हैं। नंबर 2 है 2 राशियों के मानों की तुलना करना। नंबर 3 है कृत्रिम स्मृति में डेटा का अस्थायी संकलन एवं किसी भी क्षण पर ज़रूरत पड़ने पर तुरंत इसकी खोज, संचय एवं पुनः प्राप्ति। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस, संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर का परिचय है कि परिचय में है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक तरह से सीपीयू के जरिए कार्य करता है, जो अंकगणितीय कार्य करता है, 2 राशियों के मानों की तुलना भी करता है, साथ ही साथ
वो कार्य भी करता है जो हमने अपनी फ़ाइल बना करके कंप्यूटर में रखी है, उसमें जो सेव की गई है उसको खोलना, उसको रिमूव करना तथा ऐसी जगह संचित करना कि अगर हमने उसको रिमूव कर भी दिया है तो अगर ज़रूरत पड़ने पर उसे फिर से प्राप्त करने की कोशिश की जाए तो वो कैसे प्राप्त हो सकता है। जितने भी डेटा का संग्रहण है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार ये डेटा को संग्रहित करता है। और आप ये जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। चलिए आगे देखते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास हिंदी में, कि कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है, इसके जनक कौन रहे हैं और कैसे क्या शुरुआत हुई। चलिए 19वीं सदी में गणित के एक प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज, ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने की पूरी संभावना है कि किस सदी में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है और प्रोफेसर का क्या नाम रहा है जिन्होंने आविष्कार किया। कंप्यूटर को मतलब कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है, ये सारे जो प्रश्न आप डिटेल में यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरी तरह से डिटेल प्रश्नों में काम देगा ही देगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी बहुत सहायता देगा। इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। उन्होंने एनालिटिकल इंजन की रचना की है जिसके आधार पर आज के कंप्यूटर भी काम कर रहे हैं। किस प्रकार इंजन की स्थापना की है, एनालिटिकल इंजन की रचना की है जिसके आधार पर आज के कंप्यूटर भी काम कर रहे हैं। सामान्यतया कंप्यूटर को 3 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हर पीढ़ी एक निश्चित समय तक चली और पीढ़ियों के साथ हमारे कंप्यूटर का विकास होता गया और हमें और भी बेहतरीन कंप्यूटर मिलने शुरू हो गए। मैं आप सभी को उन प्रत्येक पीढ़ी के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ यहाँ पर। अब हम इसकी पीढ़ी के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ का आविष्कार होता है तो आविष्कार होने के बाद जब हम वो चीज़ प्रयोग में लाते हैं फिर कहीं कहीं हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लगता है इसमें कुछ ऐसा भी होता तो ज़्यादा बेहतर था, कुछ अतिरिक्त और हमें इसमें से कार्य करने को मिलता तो ज़्यादा बेहतर था। इस प्रकार से हमारी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और आवश्यकताएं नज़र आती गईं और इसके विकास होते गए, कुछ न कुछ सुधार होता गया, कुछ न कुछ नयापन आता गया। आइए देखते हैं कि किस प्रकार के सुधार के साथ कंप्यूटरों की पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। अब यहाँ पर हम कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ये देखते हैं। इसका जो नाम है वैक्यूम ट्यूब्स, पहली पीढ़ी का नाम है वैक्यूम ट्यूब्स जो कि सन 1940 से 1956 के बीच ये कार्य कर रहा था। इस पीढ़ी की कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित प्रसारित करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। चूँकि इन्हीं के द्वारा सबसे पहले कंप्यूटर का सपना साकार हुआ था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर का निर्माण किया गया। इस पीढ़ी में उपयोग किए जाने वाले वैक्यूम ट्यूब का आकार काफ़ी बड़ा होता था, जिसके कारण ये काफ़ी जगह घेरते थे। साथ ही उपयोग करते वक्त काफ़ी गर्मी उत्पन्न करते थे। इनमें टूट फूट तथा खराबी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती थी और इसके अलावा इसकी गणना करने की क्षमता भी काफ़ी कम थी। दोस्तों, ये वैक्यूम ट्यूब्स नामक जो कंप्यूटर की पीढ़ी है उसका यहाँ पर देखिए फ़ोटो भी है, आप लोग देख सकते हैं। आइए चलते हैं इसकी दूसरी पीढ़ी जिसको ट्रांजिस्टर का नाम दिया गया है।
इसका समय है 1956 ईस्वी से 1963 के बीच। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आविष्कार हुआ। इसका उपयोग अब कंप्यूटर में किया जाने लगा है। ये ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा अधिक सक्षम थे तथा इनका आकार भी उनकी अपेक्षा काफ़ी छोटा था। इसकी क्षमता अधिक थी और अब कंप्यूटर तेज़ी से काम करता था। अब पहली पीढ़ी की तुलना में कंप्यूटर छोटा बनने लगा था तथा यह तेज़ी से काम भी करने लगा था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ट्रांजिस्टर की जो खोज थी वो 1947 में ही हो गई थी, परंतु इसका जो व्यापक इस्तेमाल हुआ वो 1950 के दशक में ही हो पाया। और जैसा कि बताया कि ये वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी ज़्यादा परिष्कृत था, काफ़ी चेंज के साथ ये आया था। छोटा तो था साथ ही साथ ये कम ऊर्जा में भी बेहतर कार्य करता था और इसे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के मुकाबले अधिक भरोसेमंद माना गया। चलिए आगे देखते हैं इसकी अगली पीढ़ी कंप्यूटर की। ये है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम एकीकृत परिपथ के नाम से भी जानते हैं। ये एकीकृत परिपथ जो है 1964 से 1971 के बीच इसका समय रहा है। और देख रहे हैं आप लोग, एक चिप की तरह इसमें एक है वो कार्य करता है कंप्यूटर में। ये इसकी फ़ोटो है। चलिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा, जो ट्रांजिस्टर से भी काफ़ी छोटा था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की क्षमता काफ़ी बढ़ चुकी थी और अब एक ही साथ एक से अनेक कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता था। चूँकि इसमें सिलिकॉन चिप से बने छोटी सी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था, अतः इसका आकार अब काफ़ी छोटा हो गया था। अब इस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग घर में भी बड़े स्तर पर होने लगा था। यानी कि दोस्तों, ये जो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर रहा है, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से भी काफ़ी बेहतर रहा है और इसमें एक छोटी सिलिकॉन चिप भी लगी होती थी। हमें लगता है जिसे सभी लोग कंडक्टर भी कहते थे, या कहा जाता है, कहते थे नहीं, कहा जाता भी होगा। और इस कंप्यूटर की जो क्षमता थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के मुकाबले। और ये कंप्यूटर ऐसा रहा है जो काफ़ी अधिक लोगों की संख्या तक पहुंच पाया था। काफ़ी ज़्यादा लोग ने इसका उपयोग किया था। आइए देखते हैं इसकी अगली पीढ़ी कंप्यूटर की। अब ये है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका नाम माइक्रो प्रोसेसर और इसका समय है 1971 से अब तक ना। ये इसकी चौथी पीढ़ी है। चलिए देखते हैं इसका। आज हम सभी ज़्यादातर इसी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जिसमें गोद में चलाने वाला लैपटॉप भी शामिल है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करने से इसका आकार काफ़ी छोटा हो चुका है, जिसे हम अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर में VLSI की मदद से हजारों ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़ा जा सकता है
और इसकी गति को काफ़ी तेज़ बनाया जा सकता है। इस पीढ़ी के ही कंप्यूटर का उपयोग अब हम सभी पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी करने लगे हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति इस पीढ़ी को ही माना जाता है। यानी कि जहाँ पे कि एक तरह से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा जगह लेते थे, यानी एक तरह से देखा जाए तो पूरे कमरे भर की जगह ले लेते थे। फिर आज के समय के जो कंप्यूटर हैं कि हम उसे अपने पैरों पर भी, घुटनों पर भी रख कर के चला सकते हैं। और ये छोटे कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा मजबूत, पावरफुल हैं। वो उनके अंदर इतनी क्षमता है कि एक साथ कई नेटवर्क को जोड़ सकते हैं। और चौथी पीढ़ी का जो ये कंप्यूटर है, इसी में माउस, GUI और हाथ में पकड़े जाने और अन्य उपकरण का जो प्रयोग किया जाता है वो इसी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। चलिए आइए देखते हैं इसके आगे की कौन सी पीढ़ी रही है कंप्यूटर की है अब ये 5वीं पीढ़ी के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको कृत्रिम बुद्धि के रूप से माना जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में माना गया है। और ये कंप्यूटर जो अगली पीढ़ी है जिस पर अभी कार्य चल रहा है, अभी ये आया नहीं है किसी के हाथ में, इस पर कार्य चल रहा है और कुछ हद तक सफलता भी मिल चुकी है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर सभी काम खुद से करने में सक्षम होंगे। इस तरह के कंप्यूटर को हम रोबोट और अलग प्रकार के मशीनों में देख सकते हैं, जो मानव से भी अधिक काम करने में सक्षम होगा। यानी कि उसके लिए हमें मनुष्यों को बैठने की ज़रूरत नहीं होगी कि वर्क हम बैठ करके करें। ये कंप्यूटर स्वेच्छा से भी कार्य कर सकेंगे इंस्ट्रक्शन के द्वारा, ठीक है। और हमें लगता है कि ये एक तरह से सुपर कंडक्टर और चीज़ों से बना हुआ होगा। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो ज़रूर पूरा देखा करें, जिससे ही आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।